दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर जो नई भर्ती निकल कर आ गई है 2026 की, इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी होने वाली है और इसमें सीट भी अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। इस बार कट ऑफ इसलिए कम जाने वाला है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही फॉर्म को भरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। और आवेदन प्रक्रिया क्या है, इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, योग्यता एवं चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, इन सभी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ इसी तरह के भर्तियों से जुड़ी एवं एग्जाम से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हर रोज़ आप लोगों के लिए लाते रहता हूं इसी चैनल पे। तो दोस्तों अभी फिलहाल देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा, मैं अभी बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हूं। आपको यहां एक नोटिस देखने को मिल जाएगा 2 फरवरी 2026 के डेट में। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं आप, 04/2026 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कैसे आना है उसकी भी जानकारी मैं यहीं पे आपको दे देता हूँ। इसके लिए आप सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे और सर्च में आपको टाइप कर लेना है BPSSC। इतना लिखने के बाद आप सिंपली सर्च पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने ये बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का ये वेबसाइट दिख जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आप यहीं पे आ जाएंगे, जो कि मैं पहले से ही यहाँ पे इसको खोल रखा हूँ, ठीक है। और यहीं पे आप आएंगे ना, तो यहाँ से इसकी नोटिस को आप लोग डाउनलोड करके और बड़े ही आसानी से पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं पहले से ही इस नोटिस को डाउनलोड करके रखा हूँ और मेन बातों को मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिनको आप लोगों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैं उसी नोटिस से आप लोगों को समझाने वाला हूं, ताकि कम समय में सारी बातों को आसान भाषा में समझा सकूं। आप यहां पे देखेंगे ना दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है 4 फरवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अंतिम 4 मार्च तक आप इस लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। विज्ञापन संख्या की बात करें तो 04/2026 आपको देखने को मिल जाता है। आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि कौन सा पोस्ट होने वाला है, सैलरी कितना मिलने वाला है आप लोगों को, और इसमें सीटें कितनी हैं इसकी जानकारी दी गई है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सहायक अवर निरीक्षक यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ये पोस्ट होने वाला है। दोस्तों ये दरोगा लेवल की वैकेंसी होती है, और आप देखेंगे ना तो दरोगा में आप लोगों को 2 स्टार मिलता है देखने को, और इसमें 1 स्टार आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन सैलरी उसी के आसपास ही होती है। तो काफ़ी ये रिपोर्टेड वैकेंसी होने वाली है। सैलरी की बात करें तो लेवल 5 के तहत आप लोगों को सैलरी दी जाएगी। टोटल 462 पोस्ट इसमें रखे गए हैं। नीचे की तरफ आ जाना है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें फॉर्म कैसे भरना है। आप यहीं पे दिख जाएगा आपको, इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फीस 100 रुपये आप लोगों को लगने वाला है। नीचे आएंगे ना, आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, उसकी जानकारी नीचे में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे ना, लिखा हुआ है आवेदन के लिए पात्रता। नीचे में आप देखेंगे भारतीय नागरिक यानी इंडियन होना अनिवार्य है। मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी हैं, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से है ना, तो आप इस फॉर्म को बड़े ही आसानी से भर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक यानी आप BSc किए होने चाहिए फिजिक्स ऑनर से, ठीक है। कम से कम आपका 50% मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि हम बात करें जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से हैं, उनका अगर 45% मार्क्स भी है तो भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पास कोर्स किया है फिजिक्स से, या फिर सब्सिडरी में उनका होगा अब फिजिक्स, तो भी वो इस फॉर्म को भरेंगे, लेकिन उन लोगों को फॉर्म नहीं भरना है, उन लोगों को आगे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन उन लोगों का नहीं होगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोग फिजिक्स ऑनर्स किए हैं ग्रेजुएशन में, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। अब हम बात करते हैं कि एज कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो 1/8/2025 तक अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मेल फीमेल कैटेगरी से हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम 37 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और नीचे में आप देखेंगे तो जो भी महिलाएं हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से, उनका 21 वर्ष कम से कम और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। इसी के नीचे आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 2 नंबर में लिखा हुआ है
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यानी बीसी ईबीसी के जो मेल फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। उसी के जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाता है जो भी कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से हैं, मेल फीमेल हैं, तो उनके लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम 42 वर्ष एज रखा गया है। आगे आ जाना है आपको। अब हम बात करते हैं इसमें जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, यानी आप लोगों का शारीरिक मापदंड जो है वो क्या होना चाहिए। दोस्तों आपको पता है कि ये दरोगा की वैकेंसी है, दरोगा लेवल की ही वैकेंसी है, तो इसमें आप लोगों का हाइट, रनिंग, चेस्ट, वेट ये सब देखने को मिलेगा। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ऊंचाई बताया गया, तो जो भी जनरल और OBC कैटेगरी हैं उनके लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी है, मेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपके लिए 165 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है कम से कम। वहीं पे हम बात करें तो EBC और SC ST कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। नीचे में आएंगे ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर का हाइट यहाँ पे रखा गया है, यानी जो भी महिलाएं जिस भी कैटेगरी से हैं सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होना चाहिए। और नीचे आएंगे ना तो आप यहाँ पे दिख जाएगा सीना, यानी जो भी मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, और जनरल OBC और EBC कैटेगरी से हैं तो उनके लिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर का, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। नॉर्मल आपका अगर 81 है तो फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी के नीचे आएंगे आप, यहाँ पे आपको दिख जाएगा SC ST कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं, SC ST कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर यानी 79 और फुलाने के बाद एक्सपेंड करने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए SC ST कैटेगरी के लिए। यानी सभी में आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है, अभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, ठीक है। और नीचे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी विशेष ध्यान रखना है इस पर, क्योंकि बहुत बारी ना महिला कैंडिडेट वजन में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, छट जाते हैं, तो उनका अभी से ही इस पर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब हम आगे आते हैं, अब देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस यानी नियुक्ति प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया जो है उसमें कैसे होगी, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना लिखा हुआ नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल होंगी। दोस्तों पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा और फिर लास्ट में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका पहला स्टेज जो है दोस्तों, आप फॉर्म जब भरेंगे ना तो आप अच्छे से फॉर्म भरेंगे, एकदम सारी चीज़ों को एकदम सही ढंग से भरेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो फिर आपकी फॉर्म की स्क्रूटनी होती है, यानी आपके आवेदन की जांच पड़ताल की जाती है। अगर आपके आवेदन में किसी भी तरह से कोई गलत डेटा भरा गया है या कोई गलत जानकारी दी गई है तो आपका फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा और आप परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये विशेष सलाह दी जाती है कि जब भी आप फॉर्म को भरेंगे ना तो सारी जानकारी को एकदम ठीक से भरेंगे। नीचे आएंगे ना जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है, तो आप प्रथम चरण में यानी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो जाते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट होता है उसमें टोटल 100 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटों का समय दिया जाता है, ठीक है। उसके आगे नीचे आ जाएंगे ना आप, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस प्रीलिम्स परीक्षा में आपको 30% मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं जो कि क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है। इससे अगर आप कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। नीचे में आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को चयन मुख्य परीक्षा हेतु आरक्षण कोटिवार किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे जो आपका वैकेंसी है ना 462, उसका 20 गुना बच्चों को, यानी हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 462 वैकेंसी है। अगर आप उसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये तकरीबन 9100-200 के आसपास देखने को आपको मिल जाता है। तो इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। नीचे में आप आ जाएंगे, उसके बाद आपका हो जाता है द्वितीय चरण का परीक्षा, ठीक है। यानी जब पहले चरण की परीक्षा में आप पास हो जाते हैं
प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों का मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। और मेंस परीक्षा का आप यहाँ पे एग्जाम फॉर्मेट देखेंगे ना, तो इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आगे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। सामान्य भाषा ज्ञान, जिसमें 50 अंकों के सामान्य हिंदी एवं 50 अंकों के सामान्य अंग्रेजी विषय से प्रश्न होंगे। और ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों इंटरमीडिएट लेवल के होने वाले हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें भी आपको जो है कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होता है, तभी आप सफल घोषित किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो द्वितीय प्रश्न पत्र जो है स्नातक भौतिकी विषय का होगा। मैंने एक जानकारी ऊपर में नहीं बताई है, जब आपका मेंस परीक्षा होता है ना, उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। यहाँ ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगी, लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। यानी जो आपका मेंस परीक्षा होगा उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पहला में जो है आपका यहाँ पे आपने देखा कि सामान्य हिंदी से और सामान्य अंग्रेजी से 50-50 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है द्वितीय चरण की जो परीक्षा होती है ना, उसमें सेकंड पेपर जो होता है उसमें आपका स्पेशल फिजिक्स से ही होता है। ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स से ही इसमें सवाल दिए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र स्नातक भौतिकी विषय का होगा। इसमें जो आपका 100 सवाल आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके भौतिकी से ही यानी फिजिक्स से ही होने वाला है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नीचे में आप यहाँ पे देखेंगे, तो दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.02 अंक काट लिए जाएंगे। दोस्तों जो भी आपका प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा होगा उस दोनों में 0.2 अंक का निगेटिव मार्किंग होता है। यानी आप एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका 0.2 अंक जो है काट लिया जाएगा गलत उत्तर के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे, द्वितीय चरण की परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 5 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको फिजिकल के लिए कब बुलाया जाएगा, यानी आप जब प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा पास कर लेते हैं और उसमें भी जो सेकंड पेपर होता है आपका फिजिक्स का, उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके आधार पर मतलब आपको जो है सिलेक्ट किया जाता है फिजिकल के लिए। यानी आपका अच्छा खासा मार्क्स होना चाहिए सेकंड पेपर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेकंड पेपर हो गया आपका। इसमें अगर अच्छा खासा आप मार्क्स लाए हैं तो इसी के बेस पर आप लोगों का जो है फिजिकल में बुलाया जाता है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तृतीय चरण की बारी आती है। तो तृतीय चरण में आप लोगों का होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, शारीरिक जांच दक्षता परीक्षा आप लोगों का होता है, यानी जिसको फिजिकल हम लोग कहते हैं। और फिजिकल में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले आपका दौड़ लिया जाएगा। तो सभी कोटि के यानी मेल कैंडिडेट के लिए जो है 1600 मीटर का रनिंग करना होता है, जिसके लिए आप लोगों को अधिकतम 7 मिनट का समय दिया जाता है। अगर आप 7 मिनट से ज़्यादा का समय लेते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए देखेंगे ना, तो सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए अधिकतम 7 मिनट का समय दिया जाता है और उनको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। ठीक है, तो जो भी महिला कैंडिडेट हैं उनको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, अधिकतम 7 मिनट का समय दिया जाएगा। और वो 7 मिनट से अधिक समय लेती हैं तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। विनिश्चित समय से अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रनिंग का। रनिंग आप लोग देख लिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना होने वाला है, टाइम कितना दिया जाएगा, ये सब जानकारी मिल गई आपको। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ऊंची कूद, यानी आप लोगों का जो लॉन्ग जंप होता है, ठीक है, हाई जंप, सॉरी, यहाँ पे जो हाई जंप होता है वो देखेंगे। पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 3 फीट 6 इंच होना चाहिए। ठीक है, यानी जो आपका हाई जंप होने वाला है वो 3 फीट 6 इंच कम से कम आपको करना पड़ेगा। और वहीं पे महिलाओं के लिए बात करें तो ऊंचाई जो है न्यूनतम ऊंचाई 2 फीट 6 इंच रखा गया है। और नीचे में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप जो होती है, यहाँ पे देखेंगे पुरुष उम्मीदवारों के लिए यानी जो भी मेल कैंडिडेट है उनके लिए न्यूनतम 10 फीट जो है लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। और जो भी महिला कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, उनको न्यूनतम 7 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। और इसमें गोला भी रखा गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया है गोला फेंक पुरुष उम्मीदवारों के लिए। तो जो भी मेल कैंडिडेट है उनके लिए 16 पाउंड का गोला कम से कम 14 फीट फेंकना पड़ेगा। और जो महिलाएं हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 12 पाउंड का गोला कम से कम 8 फीट फेंकना पड़ता है। और यहाँ पे देखेंगे ना, एक और बात की जानकारी दी गई यहाँ पे, ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में जांच कार्यक्रम के लिए अधिकतम 3 मौका आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। जैसे ऊपर में जो आप लोगों ने जो इवेंट देखा है, लॉन्ग जंप, लंबी कूद है ना, ऊंची कूद और ये गोला,
इसमें आपको 3 चांस दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपने एक बार अच्छा से नहीं कर पाया, फिर दूसरा चांस दिया जाएगा, फिर तीसरा चांस दिया जाता है, यानी 3 चांस टोटल इसमें दिया जाता है, ठीक है। अगर तीनों में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा, चौथा मौका आप लोगों को नहीं दिया जाता है, तो इसकी आप विशेष ध्यान रखेंगे इस बातों का। अब हम बात करते हैं मेधा सूची का निर्माण, यानी आपका मेरिट कैसे बनता है इसमें। तो यहाँ पे जानकारी दी गई, देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से चयन हेतु अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा के मुख्य परीक्षा की द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्तांक आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटि तैयार किया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, कहने का मतलब है कि जब आप फिजिकल भी पास कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन आपका मेरिट तभी बनता है जो आपके मेंस परीक्षा का सेकंड पेपर जो होता है उसमें आप अच्छे मार्क्स से पास किए होंगे, तभी। आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि आप जब सेकंड पेपर में अच्छा मार्क्स आपका रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्तांक अंकों के आधार पर, ठीक है। यानी आपका सेकंड पेपर में अच्छा मार्क्स होना चाहिए, जो आपका फिजिक्स वाला पार्ट है उसमें आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किए हैं, तभी आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, तभी आपका मेरिट बन पाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा समझाई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, सारी बातों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई जानकारी समझाना छोड़ दिया है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए, या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। मैं इस पर भी पूरा फुल डिटेल वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा कल, जिसको आप लोग देख के बड़े ही आसानी से अपने फॉर्म को ऑनलाइन अपने घर बैठे ही मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से भर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए इसी तरह के नई भर्तियों एवं एग्जाम से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट लाते रहता हूं इस चैनल पे। दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी तरह की किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।